हेलो एवरीवन और वी वॉम वेलकम टू आवर स्पेशल सेगमेंट ऑफ वीकेबी जिसका नाम है वी द वुमेन एंड आई एम योर होस्ट मीनाक्षी। वी द वुमेन एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम महिलाओं से बात करेंगे, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक लाएंगे। वैसे महिलाओं की बात आती है तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं और इस क्षेत्र में या फिर हर किसी क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन आज की सिनेरियो में अगर देखा जाए तो 2 कदम आगे ही हैं। कई क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं बखूबी काम कर रही हैं और एक इंस्पिरेशन स्टोरी जो है मैं चाहती हूं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि अब भी देयर इज़ अ सेक्शन ऑफ वुमेन जहां बहुत सोचती हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, कुछ करने के लिए। तो अगर ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके सामने रखी जाए तो शायद आपको भी वो एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आप करना चाहती हैं। आज हम लोग मिलने वाले हैं वंदना व्यास जी से, जो कला और नृत्य क्षेत्र में नेशनल्स 9 इनके नाम हैं, 1 इंटरनेशनल इनके नाम है और इन्हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल कहा जाता है। वो कोट जो आप हमेशा से सुनते हैं, कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। इनके लिए तो वो एकदम फिट बैठता है वो एग्जाम्पल, बिकॉज शी इज़ 54 प्लस एंड अब भी इतना चार्म है इनमें। एक डॉटर इन लॉ है इनके साथ। तो सोचिए कि कुछ भी करना हो तो वो डिज़ायर, डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलिए इनके सफ़र के बारे में बात करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। वंदना मैम, फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू। कला और नृत्य का क्षेत्र कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बहुत अच्छे से काबिज हैं, लेकिन मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहूँगी। उस दौर में क्या आपने कभी सोचा था कि ये क्षेत्र से आप जुड़ेंगी? नहीं, कभी ऐसा मैंने नहीं सोचा था। और मैं मारवाड़ी एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम बहुत खुले होते हुए भी उतने खुले हुए नहीं थे। मुझे नृत्य की शिक्षा दी जाती थी लेकिन हमें एक स्टेज नहीं दिया जाता था। लेकिन मेरे मम्मी पापा फिर भी बहुत आगे मुझे ले जाना चाहते थे और मैं आगे आई भी। लेकिन मैंने कभी इतना सोचा नहीं था, जो कि जबकि हम कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, सिटी ऑफ जॉय, तो हमारे खून में ही एक कला का भरा हुआ है नस नस में। तो उसके हिसाब से मैं काफ़ी बबली, नाम है तो काफ़ी चुलबुली थी बचपन से ही। तो मुझे बचपन में ही बेस्ट हेल्थ का अवार्ड मिला था। तब से मैं आगे बढ़ती गई, कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता ही था और मैंने उसी दिन से ही कुछ ना कुछ क्षेत्र में, कला में ऐसे करके अवार्ड लेते जा रही हूँ, बचपन से ही, नर्सरी से ही। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन डांस के लिए आपने कब कदम रखा और आपने डांस को एक प्रोफेशन बनाने की कब सोची? डांस वैसे तो मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, स्कूल में, कॉलेज में, जबकि मेरी शादी 18 की थी तभी हो गई। अच्छा, हाँ। ओके। और 18th में शादी हुई और 18th में ही मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। और मुझे याद है मैं कॉलेज में तब भी मैंने परफॉर्मेंस की थी। अरे वाह। तो अभी उसके बाद में फिर जर्नी चलती गई। उसके बाद में मैं जब नागपुर आई हूँ तो नागपुर आने से मुझे एक अलग पहचान मिली। ओके। तो मेरा प्रोफेशन तो नहीं है लेकिन मैं ये कंपटीशन में जाती हूँ, मुझे उतना ही हला हुआ है कि मैं स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ कंपटीशन में ही जा सकती हूँ। ओके, आप पार्टिसिपेट करती हूँ एज अ कॉम्पिटिटर, ओनली कंपटीशन में ही जा सकती हूँ। ऐसे स्टेज शो में नहीं कर सकती। मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है, एक पैशन है। और मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे बच्चे, हस्बैंड ने मुझे आज तक आगे बढ़ाया और मैं तभी आज यहाँ तक पहुँची। बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आप मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, सिर्फ मारवाड़ी रिलीजन ही नहीं, वो टाइम था जब आपकी मैरिज हुई, वो टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत रेस्ट्रिक्टेड हुआ करती थी। लड़कियों को सिर्फ पढ़ाई और शादी की तरफ एक फैमिली का प्रेशर होता था कि आप अच्छा पढ़ लो। उस समय पे तो पढ़ाई पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं था, शादी कर लो। तो शादी भी आपकी 18 में करवा दी गई। तो सुंदरता अभिशाप होती है, वो मेरे लिए थी कि 18 की हो गई, अब तुम शादी हो, अपने घर जाओ, तुम बस वहीं रहो। जी। शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाती है। आपके पास 2 परिवार होते हैं, परिवार की जिम्मेदारी अलग होती है। इस जिम्मेदारी के बावजूद अपने पैशन को फॉलो करना कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत ज़्यादा था। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अकेली बहू, तो मेरे बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। साथ में मेरे 9वें महीने ही मेरा बेटा हो गया, तो डबल जिम्मेदारियां। उसके बाद हम कलकत्ता से जब नागपुर आए तो नागपुर में मेरी पहचान नागपुर ने एक अलग दी। अच्छा। तो उससे मैं कंपटीशन में जब आगे बढ़ने लगी तो
मैंने, मेरे हस्बैंड ने एक ही बात कही कि तुम्हें अगर बैलेंस करके चलना है तो तुम्हें घर भी देखना होगा, माता पिता को भी देखना पड़ेगा और तुम भी। तो ये बात मैंने गांठ बांध ली थी। तो मैं सुबह से उठती और अपना काम करके, फिर मैं JCI में भी हो गई थी, तो मैं जाती, काम करती, फिर आती, घर का काम करती, फिर डांस करती, फिर करती, मतलब पूरी जिम्मेदारियां, मैं चप्पल भी नहीं खुलती थी। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही सब जिम्मेदारियां पूरी निभाते हुए आगे बढ़ो, तो आपको संतुष्टि भी मिलती है और कोई परेशानी भी नहीं होती है। बहुत सही है कि ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हैं तो आपको रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते बंद सी जाती हैं और वो अपने पैशन को फॉलो ही नहीं कर सकती हैं, ये सोचते हुए कि अब नहीं हो पाएगा। क्या कहेंगे आप? मैंने सिर्फ एक ही गांठ बांधी थी कि एक ही, मेरे बार बार, और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्या बात है। तो ये चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी और मैं अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखी। तो मुस्कुराते हुए जियो जिंदगी। क्या बात है। तो मैंने मुस्कुराहट कभी नहीं छोड़ी और कभी आप परेशानियों से भागिए मत, उसको झेलते हुए, क्योंकि परेशानी एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वेरी ट्रू। तो उसको आपको, अगर आपको पैशन, आपको अपनी जो कला है, आपकी जो भी हॉबी है, उसको भी आगे लेके चलना है, तो आपको घर की जिम्मेदारियां, बच्चे और आपको खुद को भी मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे तो फिर हमारे बारे में कौन सोचेगा? हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा? अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है यार, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, तो आपके सपने भी तो आप ही के हैं, आप ही को पूरा करना है और इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। कहीं ना कहीं डांस और नृत्य आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे कि आप एक सिटी ऑफ जॉय से आती है, लेकिन क्या आपने ऐसे प्रोफेशनली सीखा है? नहीं सीखा नहीं, पहले तो मैं बिल्कुल नहीं सीखती थी एज अ हॉबी, लेकिन जब मैं कंपटीशन में जाती हूँ तब मैं, क्योंकि मैं एक डांस आर्टिस्ट हूँ, मैं कोरियोग्राफर नहीं हूँ, तो उसके लिए फिर मेरे गुरु हैं सोनू नक्शने, मैं उनके पास जाती हूँ, वो मुझे शिक्षा देते हैं, फिर मैं जाके परफॉर्म करती हूँ। जी, आपका जॉनर क्या है? क्लासिकल आपको ज़्यादा पसंद? मेरा जॉनर है बॉलीवुड और फोक में लावनी एंड राजस्थानी। जी, मैंने आपके बहुत सारे परफॉर्मेंसेस एक्चुअली सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर देखे हैं और इतना ग्रेसफुली आप नाचती हैं, मतलब आज की जनरेशन तो देखना बनता है कि इस एज पर भी, और अब तो एक मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ का तो एक काम होता है कि अब सास बन चुकी हूँ तो सास वाली फीलिंग आनी चाहिए, लेकिन शी इज़ सो क्यूट और इतनी जेंटल हैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ। ये रिलेशंस भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल सास को एक दर्जा मिला है कि सास तो हर सास ऐसी होती है। नहीं, तो आप कैसी सास हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल मेरे बेटी की तरह उसको रखा हुआ है और उसको पूरी छूट दी है मैंने कि वो कुछ भी करे, नाचे गाए मेरी तरह। मुझे तो लगता है कि लड़की को देखने से पहले उन्होंने सास को देखकर हाँ कर दी होगा। सही में, है ना? कि मतलब मेरी सास इतनी सुंदर है तो मैंने तो इस घर में जाना है, मतलब मुझे तो ब्लेसिंग मिल रही है, मुझे तो नहीं की बहू बनना है ना। पर वो बहुत अच्छा गाना गाती है तो मैं उसको हमेशा प्रेरित करती हूँ कि तुम जाओ, गाना गाओ, आगे बढ़ो। और यहाँ पर नागपुर में तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा, जब मुझे मिला है तो तुम्हें भी मिलेगा। आप तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, जब हम आए थे तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो लेकिन मैं अपना पूरा प्रेरणा जो मुझे मिली है आज फिट रहने की और करने की, तो मैं अपना उसका सारा श्रेय मैं अपनी सास को देना चाहूँगी। वो 80 में मरी, लेकिन शी इज़ सो फिट कि मैं क्या बताऊँ, अपना इतना केयर करती थी कि बाकायदा उनकी परफेक्ट रेड चप्पल, रेड बिंदी, रेड सब कुछ रेड, स्टाइल स्टेटमेंट पूरा होता था। वो जब उनका ओपन हार्ट हुआ था तो वहाँ ओपन हार्ट में भी उसके पार्लर वाली गई थी 2 बार आईब्रो करने के लिए। ये नहीं, वो उनका ये कहना था। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि उनका यही कहना था कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसको तुम ऐसे गाय बकरी की तरह मत जियो, अच्छे से जियो। भगवान ने तुम्हें ज़िंदगी दी है, अच्छे से जियो। और वही मैं करती हूँ, हंसते मुस्कुराते हुए। मैं कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकती और ना मैं देना चाहती हूँ। गलती से कुछ हो जाए बात अलग है, और कभी भी मैं रोती भी रहूँगी तो मैं मुस्कुराती रहती हूँ। नहीं, मैंने आपको देखा है, मैं
वंदना मैम को बहुत टाइम से जानती हूँ, मिली बहुत साल बाद हूँ, लेकिन मैं इनको पहले से जानती हूँ और मैंने कभी भी इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं देखी। परेशानियाँ ज़िंदगी में हर किसी के पास होती हैं, हमारे पास है, आपके पास है, लेकिन उसको किस तरह हैंडल करना है, उसको किस तरह कोप अप करना है, ये आपके हाथ में होता है। बिल्कुल, मेरी भी जो ज़िंदगी है वो स्मूथली नहीं थी। मैं बहुत मॉडर्न फैमिली से हूँ, लेकिन जो मेरे ससुराल बहुत मॉडर्न फैमिली है, लेकिन फिर भी एक उतार चढ़ाव, जब एक बहू आती है तो एक सोच में भिन्नता आती ही आती है। तो मेरी ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव से आई है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी आगे पीछे हुए बिना मैं इस लाइन को, अपना लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ती चली गई और आज भी बढ़ती चली जा रही हूँ मैं। वेरी ट्रू मैम। जब परफॉर्मेंसेस होते हैं और आपने फर्स्ट टाइम जब पार्टिसिपेट किया था, वो मेमोरी प्लीज शेयर कीजिए। नागपुर की? हाँ, जब आपने पहली बार किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ऐसे मैंने परफॉर्मेंस तो बहुत बार किए स्कूल कॉलेज में, लेकिन एज ए कंपटीशन में मैंने सबसे पहले विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में। अच्छा। उन्होंने मुझे पहले पहचान जी जब दीक्षित सर हुआ करते थे, तो मेरा सबसे पहला परफॉर्मेंस था 2005 में। शायद नच बलिए या ऐसा कुछ चल रहा था। तो मुझे ना तो स्कूटर चलाना आता, ना साइकिल चलाना आता। आप कलकत्ता के रहने वाले, हम कुछ जानते नहीं थे, ट्राम या बस या गाड़ियाँ, टैक्सी ऐसा। तो मुझे याद है राजस्थानी सॉन्ग था, मैंने पूरा गेटअप करके, और दीक्षित सर इधर चल रहे, वो देख रहे कि ये कुछ तैयार है, और मैं जाके फर्स्ट, मेरे पाँव यूं यूं हिल रहे, कंपन, क्योंकि नागपुर में मुझे कोई चिड़िया भी नहीं जानती है। मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता है। अब उसमें एकदम अनजान जगह जाके आपको परफॉर्म करना पड़े, और तो घबराहट हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं माता रानी को याद करते करते मैंने किया। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ और फर्स्ट आई। उसके बाद हिम्मत बढ़ी, तो ऐसे करके मैं आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर मैं करीबन 2014 में क्वालिफाई किया था। 2015 में जी टीवी DID सुपर मॉम में गई थी। मैंने आपको देखा। हाँ, स्टूडियो राउंड तक गई थी। उसके आगे फिर मैं नहीं जा पाई। उसका भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो ऐसे करते करते मैंने सीढ़ियाँ पार की और काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। नेशनल अवार्ड्स आपने अपने नाम किए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि पार्टिसिपेट ही करना और एक अवार्ड भी लाना अपने आप में, वो मेमोरी कैसी थी? वो तो बस पूछिए मत। मेरे हस्बैंड ने तो मना ही कर दिया था कि नहीं जाना है, अब कहाँ तुम जाओगी बैंकॉक, वो भी अकेले। मैंने कहा यार प्लीज़ जाने दो, मन था, लेकिन चलो। हाँ, फिर गई, फिर ये सोच के गई थी कि चलो हम चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो घूम आएंगे, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से वहाँ मुझे जब फर्स्ट प्राइज़ अनाउंस हुआ तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि चलो इतनी दूर आके एक फ़र्स्ट प्राइज़ लेके जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगा था वहाँ भी, इतने दूर जाके, और इतने इंडियंस थे वहाँ पर देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आपने कला को अपने तक सीमित नहीं रखा, आपने कई बच्चों को भी सिखाया, आप क्लासेस लेती थी। हाँ, बीच में एक बार ली थी मैं, काफ़ी 6 महीने तक ली थी। उसके बाद फिर कंटिन्यू नहीं की मैं। नहीं, बट करनी चाहिए आपको। काफ़ी लोग आते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, अभी भी मुझसे पूछती हैं, लेकिन पता नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती है थोड़ी सी। नहीं, आपने इस कला को इतना अलग मुकाम दिया है, और आप एक एज एन इतनी फिट मदर इन लॉ के तौर पर काम करती हैं, और उसके साथ इतने अच्छे क्षेत्र में, इतने अच्छे नेशनल, इतने सारे अवार्ड्स देकर मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई कि ये सारे अवार्ड आधे भी मेरे पास नहीं है। बट इट इज़ एन इंस्पिरेशन स्टोरी, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत जल्दी निराश हो जाती है। वंदना मैम, कहीं ना कहीं एक छोटा सा फेलियर भी उन्हें हर चीज़ से रोक देता है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जहाँ हार है वही जीत है। जब हार होगी तभी आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि ये गलत हुआ है, फिर से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे ये सोचते हैं हार गए, अरे बस ख़त्म हो गए। ये चीज़ तो आपको खुद को हटानी पड़ेगी। उसके लिए आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी। जब आप बाहर निकलोगे तभी आपके दिमाग भी विकसित होता है। वेरी ट्रू।
आप दिन भर मोबाइल और टीवी में बैठ के आप अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। उसके लिए जैसे आज मैं डांस करती हूँ तो मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, जिम जाना, बहुत कुछ मैं करती हूँ। तब आप फिट रहते हो, तब आपके पाँव बढ़ते हैं। आप ये जो आप तेज और खूबसूरती, मुस्कुराहट, ये साथ में एक्सरसाइज, घर का प्यार, आप जैसे फ्रेंड्स का प्यार, ये चेहरे पे आता है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्यार जो है वो बनाए रखता है। आपका शेड्यूल ज़रूर जानना चाहूँगी, शेड्यूल, क्योंकि वंदना मैम अब भी इतनी खूबसूरत हैं, इतनी चार्मिंग स्माइल है इनकी। मैं यहाँ थोड़ी सी वो गई हूँ कि इतनी फिट है, मैं अब फिटनेस की ओर मुझे कल से दौड़ लगानी पड़ेगी। आपका शेड्यूल क्या है? सुबह कितने बजे उठते हो आप? मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, फिर थोड़ा नीचे वॉक करती हूँ, वॉक करके उसके बाद में फिर जिम जाती हूँ, जिम जाके फिर डांस क्लास जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर खाना वाना बनाती हूँ, नाश्ता, पर ऐसे करके चलता रहता है। फिर शाम को फिर वॉक करने, मतलब 2 बार वॉक करने जाती हूँ मैं। ये आपका फिटनेस का राज है। हाँ। कुछ कहीं और चक्कियों की काटा तो बता दो, हम तो वो चक्की काटा हम भी खा लेंगे यार। थोड़ी सी चावनस हमारे पास भी आ जाएगी। आप यही चक्की का आटा है कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बस। ये तो जरूरी है, ये आप सब महिलाओं हो या बच्चों को, उनको आपको पॉजिटिविटी अंदर लानी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ तो मैंने भी एक्चुअली अपनाई है। एक टाइम था मैं भी बहुत जल्दी अपना मोरल डाउन कर लेती थी, नेगेटिव वाइब्स आ जाती थी, नेगेटिव सोचने लग जाती थी। लेकिन अब ऐसा हो चला है कि अब सिर्फ चाहे कुछ हो जाए पॉजिटिव ही बनाए रखना है, क्योंकि वो ही आपके साथ रहेगा और आपके ऑब्स्टिकल्स को भी आपको पार करने में मदद मिलेगा। नृत्य क्षेत्र में अब तो बहुत सारे फॉर्म्स आ गए हैं। पहले क्लासिकल एक फॉर्म हुआ करता था, फोक डांसिंग बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो इतने ज़्यादा स्टाइल्स हैं। ये जो स्टाइल हैं ये भी आपने ट्राई किए या नहीं की? हाँ, मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ, लेकिन मुझ में आता नहीं है वो। अच्छा, सर डांस करते नहीं करते हैं कि सिर्फ आप ही घर में डांस करते नहीं हैं? नहीं कोई नहीं, सर करते हैं, वो थोड़ा चक्की वाला करते हैं, चक्की घुमाने वाला, लेकिन अच्छा करते हैं वो। मेरे से कई बार बहुत अच्छा कर लेते हैं। नचवाया है? हाँ, बिल्कुल नचवाया। वैसा वाला नहीं? वैसा वाला वो मुझे नचवाते हैं। आप बहुत सही, मतलब आपका परफॉर्मेंस मैंने यूट्यूब पर उनके साथ भी देखा था। हाँ। वेडिंग्स वगैरह में आप तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। नहीं, वो भी हैं, वो भी हैं मेरे साथ, वो भी हैं। आप उनको भी बरोबर नचवाती है ना? और लोग काफ़ी पसंद करते हैं हम दोनों का डांस। हाँ, वो वही चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने फोक डांस के अलावा जो फॉर्म्स जो अभी इतने आए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इन फॉर्म्स को क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो डांस को इस तरह समझती है कि बस फ्री स्टाइल आ जाए तो ज़रूरी है? हम म्यूज़िक की भी बात करते थे तो हमको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी था, तो हमको ताल सुर की ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आजकल की जनरेशन सिर्फ नाचती है तो सोचती है कि हम नाचना सीख गए। नहीं, वो नाचते नहीं है, स्टंट ज़्यादा करते हैं। वो स्टंट से क्या होता है, वो स्टंट उसमें आप स्टंट के साथ में थोड़ा डांस स्टेप्स डालोगे तो उसमें खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाएगी। जबकि मैं कई बार जजमेंट करने जाती हूँ तो स्टंट तो फिर उसमें मैं कैसे उसको मार्क्स दूँ। वेरी ट्रू मैम। फोक डांस आपने इतनी बार परफॉर्म किया और हमेशा पार्टिसिपेट करती है, तो आपका वो एक अलग एक तरीका होता है। राजस्थानी हो गया या महाराष्ट्रन हो गया, आपने लावनी भी की थी, बहुत सुंदर परफॉर्म की थी वंदना मैम ने लावनी। तो ये जो फॉर्म्स हैं इसमें किन चीज़ों की तैयारी की ज़रूरत होती, क्या बेसिक चीज़ें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? जैसे कि लावनी बोले तो एक आपको चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपके चेहरा बोलता है। महाराष्ट्र में तो ख़ास तौर पे ही है, और उसमें बीट टू बीट चलना पड़ता है लावनी के अंदर में। तो राजस्थानी में जैसे ये वाले हाथ है यूं करके आता है, तो ये सबको नहीं हो पाता है, तो इसमें ग्रेस चाहिए। राजस्थानी में ग्रेस चाहिए। और जो प्रॉप लेके करते हैं तो प्रॉप में बैलेंस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जो भवई आँख के और वो सब करते हैं, परात पे करते हैं, कीलों पे करते हैं, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। और राजस्थान में ग्रेस ज़रूरी है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे होता है, तो उसके लिए आपको एक ही स्टेप को बहुत धीरे धीरे करना होता है। जब आप पार्टिसिपेट करने जाती हैं उसके कितने दिन पहले आपको कितने दिन की प्रैक्टिस रहती, कितने दिन की मेहनत रहती है? हाँ, काफ़ी दिनों पहले, जैसे राजस्थानी के लिए तो काफ़ी दिनों पहले मुझे करना होता है, क्योंकि वो परात और किलो पे करना है और बैलेंस करना है, तो एक बहुत ही
बड़ा टास्क है, तो उसके लिए काफ़ी दिन है, करीबन 2-3 महीने तो होते ही हैं, उसके पहले से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं पैशन को फॉलो करते करते, बहुत परेशानियां भी आती हैं, जैसे आपने कहा कि अब हर परेशानी को एक बहुत फ्लॉलेसली ले जाती हैं, लेकिन ऐसी कुछ मेमोरी हो जहाँ आपको भी फेलियर मिला हो लेकिन आपने उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा ना किया हो, क्योंकि फेलियर्स तो ज़िंदगी में हर किसी के आते हैं। ऐसी कोई मेमोरी याद है जहाँ आपका कोई काम बिगड़ गया हो या फिर आपको नहीं मिला हो उस तरीके का रिस्पॉन्स जो आप चाहती थी? नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। 1-2 बार हुआ है कि भाई वो जैसे एक बच्चे ने, अब मेरा 10 मिनट बाद मेरा परफॉर्मेंस है और बच्चे ने ग्लास फोड़ दिया, जिस कांच का ग्लास था उसके ऊपर मुझे चढ़ना है और 10 मिनट की टाइम है। और फिर मैं एकदम घबरा गई, मेरे पसीने छूटने लग गए और एकदम फिर उन्होंने जो कोऑर्डिनेटर है उन लोगों ने फिर कांच के, लेकिन वो मेरे को आदत उस पे चढ़ने की थी, कांच पे। अब दूसरा ला के दिए, अब उसमें क्या था, मैं उस पर चढ़ूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है चढ़ने के लिए भी, लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया और चढ़ी, क्योंकि उसमें कांच अगर थोड़ा सा भी हल्का हुआ तो वो फूट भी सकता है ना कांच का ग्लास, और मेरे पूरे चुभ जाए वहीं पर ही। लेकिन फिर भी मैंने रिस्क लिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और फिनाले था, तो मैंने चढ़ी, लेकिन अच्छा हुआ, परफॉर्म हुआ और आज तक माता रानी का आशीर्वाद बना हुआ है। कोई ऐसी मेमोरी याद है किसी कंपटीशन की जो हमेशा यादगार रही होगी? अभी भी आप बैठती हैं तो आप सोचती हैं कि वो मोमेंट तो हमेशा भूला नहीं जा सकता। कोई ऐसा कंपटीशन, कोई ऐसी मेमोरी या कुछ किसी ने बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिया हो या ऐसा? हाँ, ये एक बार तो विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में जब पहला मेरा परफॉर्मेंस हुआ था, वो कभी भी मैं नहीं भूल सकती हूँ। और एक मैं जब बैंकॉक गई थी तो वो मेरे लिए हमेशा याद रहेगा। बॉलीवुड पर्सन है या नहीं है आप? हूँ, थोड़ी तो हूँ। फेवरेट एक्टर कौन है आपके? फेवरेट पहले तो, अब यंग एज वाले तो बहुत हुआ करते थे। उसी जमाने के पूछूंगी, अब तो ठीक है, अब तो आजकल के स्टार जनरेशन। पहले तो संजय दत्त, जैकी श्रॉफ हुआ करते थे, उन्हीं के सपने आया करते थे। और फेवरेट एक्ट्रेस आपकी? हेमा मालिनी हुआ करती थी। रेखा जी जो हैं, और ये जो कई अदाकारा हैं पुरानी ज़माने की, जो उनकी कला और उनकी जो फोक डांस होते थे वो बेहतरीन होते थे। मैं एज एन आर्टिस्ट, वंदना मैम इतने अच्छे एक्सप्रेशन देती हैं, मैं चाहूँगी कि एटलीस्ट 1-2 लाइन में गाऊँ। बहुत बुरा गाती हूँ लेकिन मैं उनके एक्सप्रेशंस आपको दिखाना चाहूँगी। आप बैठे बैठे 1-2 एक्सप्रेशन आंखों के कर दीजिए तो मज़ा आ जाएगा। कोशिश करूँगी। आपका कोई फेवरेट गाना या फिर? रेखा जी का एक बहुत प्यारा गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, इन आँखों की मस्ती में बहुत सारे दर्शक हैं जो पसंद है। मैं ये गाती हूँ, आप वो कैमरे की लेंस देकर आप वो एक्सप्रेशन दीजिए। आई वुड लव टू सी दैट लाइव, बहुत मज़ा आएगा। शुरुआत करते हैं, बहुत बेकार गाती हूँ बट प्लीज़ बेयर मी फॉर दिस। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है। क्या बात है, मतलब सोचिए इतने से बैठे बैठे उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, तो ये लाइव परफॉर्मेंस कितना बेहतरीन होता होगा। मैम जाते जाते कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, उन महिलाओं से आप क्या कहेंगी? ऑलवेज यही कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि आप फिट हो तो आपकी फैमिली फिट है और सब कुछ फिट है। आप खुश हो तो आपका माहौल खुश रहेगा, तो इसलिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा पूरा कीजिए। जो आपके दिल में है वो आप कभी भी छुपा के मत रखिए, उसको आगे बढ़ाइए और अपनी इच्छा को पूरी रखिए। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो, चाहे कला हो, पेंटिंग हो, कविता हो, गायकी हो, कुछ भी हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हो, लेकिन अपने दिल में मत छुपाइए, उसको आप आगे बढ़िए, आपको कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच वंदना मैम, आपको भी कोई नहीं रोकेगा यूँ खूबसूरत दिखने से और इतना अच्छा परफॉर्म करने से। मैं चाहूँगी आप यूँ ही परफॉर्म करते रहें और आपके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस आए उनके साथ भी आप परफॉर्म करते रहें और उनके लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी बन रहे हैं। हमारे लिए ये एक इंस्पिरेशन है ही और आपके लिए भी बन सकती है अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन और थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन मिलाकर एक अच्छी रेसिपी तैयार करें तो आप भी अपने पैशन को फॉलो कर सकती हैं। मैं बस इतना कहूँगी कि एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड डू नॉट अलाउ एज टू डिक्टेट कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या नहीं चाहते हैं।
आप जो चाहते हैं वो आपके हाथ में होना चाहिए। ये जो संख्या है ये तो चलती रहेगी, हर साल हम बड़े होते जाएंगे, हम बुजुर्ग होते जाएंगे, लेकिन आपके पैशन को फॉलो करने के लिए सिर्फ आपका डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। सो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। दीजिएगा इजाज़त, देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।